ये कहानी शुभम और उसके दोस्तों की, जो कि गर्मी से बचने के लिए एक ऐसे सुनसान दरिया के किनारे जाते हैं जहाँ कोई आता जाता नहीं है। वहाँ जाके वो पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, शोर शराबा करते हैं और गंदगी करते हैं। बस उन्होंने यही एक छोटी सी गलती एक दोस्त पे भारी पड़ती है, जो मौत के मुंह में जाने से बचता है। अब ऐसा क्या इस कहानी में, वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुभम ने बताया ये इंसिडेंट उनके साथ और उनके दोस्तों के साथ 2015 में हुआ था, जिस दौरान वो अपनी मास्टर्स कर रहे थे। शुभम ने बताया इस दौरान जो उनके दोस्त थे, ज़्यादातर उनमें से उनके घर जो थे वो कॉलेज के सराउंडिंग वाले एरियाज में ही थे, और ये जो दरिया था वो उनके कॉलेज के पास ही पड़ता था। अक्सर वो प्लान्स करते रहते थे दोपहर के समय में वहाँ पे जाके नहाने के लिए। दोस्त मिलते थे, इसी तरह से फैमिलीज में डिस्कशन होते थे। फैमिलीज भी हर दोस्त को जानती थी, इसी के चलते किसी की भी फैमिली किसी को भी रोकती नहीं थी। शुभम ने बताया उनके साथ भी कुछ इसी तरह का होता था। लेकिन जब वो मास्टर्स कर रहे थे, उन्होंने बताया इसी दौरान उन्होंने ड्रिंक्स वगैरह करना भी शुरू किया था। उनका प्लान था वो इस दरिया में जाएंगे। एक जगह थी जो कि बहुत सुंदर थी दरिया की, जहाँ पे वो नहाने का प्लान कर रहे थे, और वो काफ़ी हद तक आइसोलेटेड भी थी। ज़्यादा लोग वहाँ पे आते जाते नहीं थे। इसी के चलते उन्होंने प्लान बनाया कि वो एक तरह से पिकनिक ही करेंगे। वहाँ पे रुकेंगे, खुद से कुछ खाने के लिए बनाएंगे, कुछ बियर्स लेके जाएंगे और वहीं पे बैठेंगे, थोड़ा समय बिताएंगे, नहाएंगे, खाएंगे और पार्टी करेंगे। इसी तरह से ये जो इनका प्लान था ये एग्जीक्यूट भी होता है। सारे के सारे दोस्त एक स्पेसिफिक डे चूज करते हैं। गर्मियों के ये दिन थे, ये दिन काफ़ी गर्म भी था और धूप भी अच्छी खिली थी। ये प्लान करते हैं और अपने अपने घरों से निकल भी जाते हैं। सबसे पहले ये कुछ बियर्स लेते हैं और उसके अलावा कुछ मैगीज वगैरह भी खरीद लेते हैं, जिसके बाद वापस से उसी जगह पे पहुंचते हैं जहां पे उन्होंने नहाने का प्लान बनाया था। सबसे पहले वो मैगी कुक करना शुरू करते हैं। उनका प्लान था कि वो बियर पियेंगे, मैगी खाएंगे और साथ में नहाते भी रहेंगे। इसी तरह से होता है। जाते ही वो लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं, आग जलाते हैं और उस पर मैगी बनाना शुरू करते हैं। बनते बनते ही उन्होंने बियर्स पीना शुरू भी कर दिया था। इनफैक्ट कुछ दोस्त थे जिनको बहुत चुल होती है, उन्होंने नहाना भी शुरू कर दिया था। लेकिन अभी तक सब नॉर्मल ही थे, मैच्योर भी थे, तो सब कुछ बहुत साइलेंटली हो रहा था। वक्त बीतता जाता है, बियर पीते जाते हैं, मैगी खाना शुरू करते हैं, और उस दौरान ही कुछ जो दोस्त थे वो अपनी सेंसेस से बाहर निकल चुके थे, और इसी दौरान चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है। मतलब जब भी वो पानी में जंप लगाते तब चीखना चिल्लाना। पानी में ही वो गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को पकड़ने की, कभी कभार बोतल्स छिपाने की, और इस दौरान बहुत आवाज़, बहुत शोर हो रहा था। ये जो समय था ये पीक वाली दोपहर का समय था, जिस समय गर्मी सबसे ज़्यादा होती है। ये दोस्त इसी तरह से नहा रहे थे। लेकिन इसी दौरान शुभम ने बताया इन सारे दोस्तों का डिस्कशन होना शुरू होता है जल बेताल के बारे में। असल में इन सब दोस्तों ने अपने गांव में बहुत बार सुना था कि पानी के किनारे या फिर किसी भी तरह की वाटर बॉडीज के किनारे इस समय नहीं जाना चाहिए, दोपहर में और रात में। ऐसा माना जाता है कि इस समय जो जल बेताल होता है वो इन जगहों को ऑन करता है, और अगर कोई वहाँ पे उसको डिस्टर्ब करता है, इन जगहों पे परेशानी करता है, तो उसको ये चीज़ पजेस कर लेती है, उसको ये चीज़ परेशान करना शुरू कर देती है। लेकिन सुमित ने बताया क्योंकि उन्होंने इस तरह का कुछ भी अपनी नज़रों के सामने कभी भी होते देखा ही नहीं था, इसी के चलते उनको यकीन भी नहीं था कि इस तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है। इनफैक्ट ये पहला दिन नहीं था जिस दिन वो वहाँ पे नहाने गए थे। इससे पहले भी वो बहुत बार दोपहर के समय ही इस दरिया में नहाने आए थे, अलग अलग जगहों पे, लेकिन इस जगह पे वो पहली बार आए थे। जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा चल के आना था, आइसोलेटेड एरिया था और वहाँ पे ज़्यादा लोग आते जाते भी नहीं थे। लेकिन वहीं पे इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो कुछ सालों के बाद वापस से आती हैं, अपनी प्रेजेंस दिखाती हैं, ताकि लोगों को यकीन हो कि सच में ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अगर कोई बुजुर्ग कहता है, कोई बूढ़ा इंसान कहता है कि उन्होंने इस तरह की कोई चीज़ पानी के किनारे देखी है, तो वो कहीं ना कहीं सच ही होगी। वो अपने एक्सपीरियंसेस से ही बताते हैं, वो झूठ कम ही बोलते हैं, और शायद ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस शुभम और उसके दोस्तों को भी होने ही वाला था। उनका ये डिस्कशन चल ही रहा था, लेकिन इसी बीच उनका एक दोस्त था आशु, जो कि इस जल बेताल को गालियां देना शुरू कर देता है। इनफैक्ट वो बियर की एक बोतल जो खाली पड़ी हुई थी उसको भी पानी में फेंक देता है, उसको गालियां निकालते निकालते ही। इस दौरान भी वो भला बुरा जल बेताल के बारे में कह ही रहा था। शुभम ने बताया उन्होंने भी इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसा मैंने आपको बताया, ना उनको यकीन था इन चीज़ों पे, और ना ही उनको लगता था कि ये चीज़ें सच में रियल लाइफ में एग्जिस्ट भी करती हैं। खैर ये सब कुछ हो ही रहा था। इसी दौरान थोड़े समय में वो सारे के सारे दोस्त नहा के फ्री हो जाते हैं। जो खाने के लिए लेके गए थे वो खा भी लिया था, जो पीने के लिए लेके गए थे वो पी भी लिया था, और नहा के भी फ्री हो गए थे। अपने अपने घर जाने ही वाले थे सब, लेकिन प्लान करते हैं थोड़ी थोड़ी बियर सबको चढ़ गई थी। इसी के चलते वहाँ पे थोड़ी देर बैठ के टाइम स्पेंड करके जब थोड़ा नॉर्मल हो जाए उसके बाद घर निकलने का। लेकिन वो नोटिस करना शुरू करते हैं कि उनका दोस्त आशु
जो कि बहुत ही ज़्यादा शैतान था सब में और जिसने इस जल बेताल को गालियां भी दी थी, वो अचानक से वॉमिटिंग करना शुरू कर देता है। उनको लगता है शायद इसको थोड़ी सी चढ़ गई है, शायद इसकी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा उसने पी ली है, इसी के चलते वॉमिटिंग हो रही है। इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं अक्सर ग्रुप में, उनको भी ऐसा ही लग रहा था। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें थी। जो आशु था वो रो भी रहा था। पहली बार हुआ था कि इस तरह का उन्होंने कुछ देखा हो। लेकिन शुभम ने बताया उसके कुछ रिलेशनशिप के भी इश्यूज चल रहे थे। उनको लगता है कि कभी कभार इंसान ड्रिंक करके ज़्यादा ओपन अप हो जाता है और शायद ऐसा ही कुछ आशु के साथ भी हुआ है। वो इसी तरह का सोच रहे थे और उसको रिलैक्स करवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग किए जा रहा था। उनको लगता है कि बेहतर होगा अगर वॉमिट्स कर ले तो उसके बाद थोड़ा शांत हो जाएगा। वो उसको अपने हाल पे छोड़ते हैं, लेकिन वहीं पे पास में बैठे भी रहते हैं। थोड़ा ही और समय बीतता है और आशु धीरे धीरे वापिस अपने सेंसेस में आना शुरू हो जाता है। वो लग रहा था कि रिलैक्स हो गया है, जो आंखें उसकी चढ़ी चढ़ी थी वो नॉर्मल हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह की वो शैतानियां करता था वो नहीं कर रहा था। जितना खुल के वो बात करता था वो नहीं कर रहा था। इनफैक्ट उसने रीजन भी नहीं बताया अपना रोने का किसी को भी। वो थोड़ा अपनी सेंसेस में आ चुका था, लेकिन इतना ज़्यादा रिलैक्स्ड नहीं हुआ था कि उसको उसके घर भेजा जा सके। मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी डाउटफुल लग रही थी। इसी के चलते शुभम ने बताया वो प्लान करता है कि आशु को वो अपने घर ही ले जाएगा। शुभम का जो घर था उसमें एक बैक साइड डोर भी था, जहां से शुभम अपने कमरे में एंट्री करता था। बेसिकली उसके घर का स्ट्रक्चर ही इस तरह से था कि एक फ्रंट था जहां पे एक वॉशरूम बना था। जो घर होते थे उस समय के, उनमें हर एक कमरे के साथ अटैच्ड वॉशरूम नहीं होता था। इसी के चलते एक फ्रंट में वॉशरूम था। ये जो वॉशरूम था ये ज़्यादातर उसकी फैमिली यूज़ किया करती थी, लेकिन एक बैक साइड भी वॉशरूम था और बैक साइड के साथ ही जो लगता था कमरा वो शुभम का ही था। और इसी के साथ एक दरवाज़ा था जिससे आप पीछे की तरफ से सीधा बाहर जा सकते थे। शुभम ने प्लान बनाया, थोड़ी देर वो उसको यहाँ वहाँ घुमाते हैं। थोड़ा उनको लगता है कि शायद सेंसेस में आना शुरू हो चुका है, शाम भी हो चुकी है। इसी दौरान शुभम सबसे पहले आशु की माँ को फ़ोन करता है। उनको सब कुछ बताता है कि किस तरह से वो आशु को अपने साथ घर लेके जा रहा है। शुभम ने बताया वो सेंसेस में था, जिसके चलते उसके माँ को डाउट नहीं हुआ और इसके बाद शुभम उसको अपने रूम ले भी जाता है। ये इनके लिए नॉर्मल सी बात थी। मतलब अक्सर दोस्त एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे, रात को रुकते भी रहते थे, जिसके चलते पेरेंट्स भी काफ़ी हद तक यूज्ड टू थे इन चीज़ों के। इसीलिए ये सब कुछ उनके लिए काफ़ी इजी हो जाता है। शुभम भी अपने घर चला जाता है, आशु को वहीं पे अपने कमरे में ही बैठा देता है। थोड़ी देर पेरेंट्स से बात करता है जाके और उसके बाद वो फील करना शुरू करता है कि शायद आशु भी काफ़ी हद तक नॉर्मल हो रहा है। वो नॉर्मल तो हो चुका था, लेकिन फिर भी जो उसकी आंखें थी वो कुछ और ही कहानी कह रही थी। ऐसा लग रहा था उसको किसी चीज़ का डर है, या फिर वो बेहतर महसूस नहीं कर रहा है, या फिर वो आशु असल में है ही नहीं। तो अगर वो आशु नहीं था तो क्या था, यही वो थोड़े ही समय में शायद जानने भी वाले थे। शुभम ने बताया डिनर का टाइम होता है। आशु काफ़ी हद तक कंट्रोल में था, बातचीत नहीं कर रहा था, लेकिन उसको वो किचन में लेके जाता है। वहाँ पे खाना खाते हैं। शुभम की माँ कोशिश करती हैं आशु से बात करने की, नॉर्मल हालचाल पूछने की, और आशु उनको सिर्फ उन्हीं चीज़ों का जवाब देता है। अपनी तरफ से कोई जोक नहीं, अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा बात नहीं। आशु जब भी पहले आता था खुल के बातें किया करता था। शुभम की माँ ने भी इतना ध्यान नहीं दिया। डिनर करते हैं और दोनों शुभम के कमरे में सोने चले जाते हैं। शुभम ने बताया यहाँ पे वो सोते समय एक पानी की बोतल अपने साथ लेके जाता है। जैसे ही वो पानी की बोतल लेके पहुंचता है, जो आशु था वो सारा का सारा पानी एक साथ ही पी जाता है। शुभम को लगता है शायद इसको प्यास लगी होगी, या फिर क्योंकि उसने ड्रिंक की थी इस वजह से उसको डिहाइड्रेशन हो गई होगी। इसी के चलते वो फिर से जाता है किचन में, एक बोतल फिर से भर के ले आता है। लेकिन जैसे वापस पहुंचता है आशु ये बोतल भी पूरी की पूरी पी जाता है, बिना कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन दिए और बिना कोई ज्यादा बात किए। ये चीज अब यहाँ पे शुभम को और भी अजीब लगी, लेकिन उसने फिर भी कोई एक्सेप्शन समझी। वो वापस किचन में जाता है, पानी की बोतल भर के लेके आता है और रख लेता है। इस बार आशु ने उससे हाथ नहीं लगाया, उसने 2 बोतल्स पी ली हुई थी। खैर इसके बाद दोनों सो जाते हैं। शुभम कोशिश कर रहा था उससे बात करने की, लेकिन आशु ज्यादा बातचीत कर नहीं रहा था। शुभम को लगता है शायद अभी वो अपनी सेंसेस में पूरी तरह से आया नहीं है। रिलेशनशिप की जो टेंशन थी शायद वो भी अभी इसको है, थोड़ी सी शायद इसको अभी चढ़ी भी है, पूरी तरह से उतरी भी नहीं है। और इसने वॉमिटिंग भी की थी तो वीकनेस भी हो सकती है। उसने उसको उसका स्पेस दिया। अब जो नेक्स्ट डे था वो छुट्टी वाला ही दिन था। सबका प्लान था अपने अपने ही घर पे रहने का, क्योंकि उन्होंने एंजॉय पिछले दिन ही कर लिया था। शुभम ने भी यही प्लान किया था कि वो अगले दिन आशु को वापस उसके घर पे छोड़ आएगा। खैर रात को वो सोते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में शुभम कुछ नोटिस करता है। उसने नोटिस किया कि जो आशु उसके साथ ही सोया था वो बहुत जोर जोर से सांस ले रहा था,
जैसे कोई इंसान भागता है उसकी सांस फूल जाती है, उस तरह से शुभम को लग रहा था शायद आशु को कोई बहुत भयानक सपना पड़ा है। उसने उसको हिलाया, आशु उठता है और घूम के सो जाता है शुभम वाली ही साइड। इसके बाद शुभम फिर से सोने की कोशिश करता है। थोड़ा समय और बीतता है, लेकिन फिर से आशु उसी तरह से जोर जोर से सांस लेना शुरू कर देता है। शुभम को ये चीज़ अजीब लग रही थी। उसने सोचा वो फिर से आशु को हिलाएगा तो शायद वो अपनी सेंसेस में आए, शायद कोई सपना हो जो बार बार उसको आ रहा हो और वो परेशान हो रहा हो। लेकिन जैसे ही शुभम ने हाथ बढ़ाया, उसने महसूस किया कि आशु के मुंह के पास की जो चादर थी और मैट्रेस थी वो गीली थी। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि हुआ क्या है। उसको लग रहा था कहीं फिर से आशु ने सोई सोई वॉमिटिंग तो नहीं कर दी। अगर ऐसा है तो वो फंस जाएगा। उसने फटाफट से लाइट ऑन की और जैसे ही उसने देखा तो आशु के मुंह से लगातार पानी निकल रहा था और ये पानी ही था जो मैट्रेस पे चादर पे गिरा भी हुआ था। वो फटाफट से आशु को उठाता है। ज़्यादा शोर नहीं मचाना चाहता था, हंगामा नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके पेरेंट्स को पता चल जाता और शायद वो पकड़े भी जाते। इसी के चलते वो आराम से आशु को उठाता है, उसको बताता है कि ये देख पानी गिरा है, तेरे मुंह से निकल रहा है, हो सकता है तुझे नींद पड़ी है और ज़्यादा तूने पानी पिया है तो पानी ही वॉमिटिंग के रूप में बाहर निकल रहा हो। वो उसको उठाता है, उसके हाथ में पिल्लोस पकड़ाता है और उसके साइड की जो मैट्रेस थी उसको घुमा देता है, चादर को उठा देता है और उसके बाद उसको सोने के लिए कहता है। आशु ने बिल्कुल भी देरी नहीं की। वो उठा था, उसने ये पिल्लोस पकड़े थे और जैसे ही सोने के लिए कहा वो फिर से सो गया और उसको नींद भी पड़ गई इवेंचुअली तभी के तभी। इसके बाद शुभम ने बताया वो सोने की कोशिश कर रहा था, उसको नींद आ ही नहीं रही थी। थोड़ा समय बीतता है लेकिन उसको नींद आ जाती है फॉर्चुनेटली। अब समय था लगभग सुबह होने लगी थी। पूरी तरह से सुबह नहीं हुई थी लेकिन इतनी हल्की हल्की सुबह हो गई थी कि खिड़की से रोशनी हल्की हल्की अंदर आने लग पड़ी थी, जिससे बेड के पास वाला एरिया काफी अच्छे से शुभम देख पा रहा था। उसकी आंख खुलती है। समय रहा होगा 5-5:15 बजे के अराउंड का। वो उठता है और देखता है उसके पास आशु सोया ही नहीं था। लेकिन इसी दौरान उसको बकेट की, मग की, वॉशरूम से आवाज़ आ रही थी जो उसका वाला वॉशरूम था। फॉर्चुनेटली उसकी फैमिली ना इस तरफ ज़्यादा आती जाती थी सुबह के समय भी, और ना ही इस वॉशरूम की या फिर इस कमरे से ज़्यादा आवाज़ उनकी तरफ जाती थी, क्योंकि वो एक कमरा छोड़ के अपने बेडरूम में रहते थे। शुभम बिना देरी किए वहाँ पे पहुँचता है। देखता है कि वॉशरूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक्ड था। आशु वहाँ पे था नहीं। वो समझ पा रहा था कि अंदर प्रोबेबली आशु ही होगा। वो थोड़ी देर बैठा रहता है। उसको लगता है शायद इसको वॉमिटिंग हुई होगी फिर से, या फिर फ्रेश होने गया होगा। लेकिन थोड़ी देर में दरवाज़ा खुलता है तो वो देखता है कि आशु अंदर से नहा के आ रहा था। वो उससे पूछता है कि आखिरकार क्या मैटर है, इतनी जल्दी तूने नहा के लिया। आशु ने कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी ही नहीं। उसने बस ये कहा कि उसको गर्मी लग रही थी, मन किया तो उसने नहा लिया। ये चीज़ शुभम को थोड़ी अजीब लगी थी क्योंकि ऐसा लाइफ में आशु ने कभी किया ही नहीं था। लेकिन उसको ये भी लग रहा था कि शायद रात को इसके मुंह से पानी निकल रहा था जो वॉमिटिंग थी शायद, और उसको थोड़ा सा फ्रेश ना फील हो रहा हो। इसी के चलते इसने उठ के नहा लिया है। उसने इस चीज़ को भी एक्सेप्शन समझा। जिसके बाद वो थोड़ी देर शुभम के ही कमरे में बैठते हैं। थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट करते हैं और शुभम उसके साथ उसको छोड़ने उसके घर तक जाता है। घर पे जैसे ही पहुंचते हैं दोनों घर के अंदर जाते हैं। आशु अपने आराम से बैठा हुआ था, अपना फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था। ज़्यादा बातचीत ना शुभम से ना अपनी माँ से, और ज़्यादातर शुभम ही आशु की माँ से बातचीत कर रहा था। आशु की माँ शुभम को चाय भी पिलाती है, आराम से उसके बाद भेज भी देती है, वो चला भी आता है। लेकिन इस दौरान आशु ने ज़्यादा बातचीत की ही नहीं थी। शुभम के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूम रही थी, लेकिन उसको लग रहा था कि उसको शायद थोड़ा वक्त देना चाहिए। कुछ होगा जो उसके दिमाग में चल रहा होगा और वो बेहतर भी हो जाएगा। ये सोच के वो वापस अपने घर चला जाता है। अब शुभम ने बताया इसके बाद ज़्यादा चीज़ें उसको आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला था। अगले दिन उसको फिर से आशु की माँ की कॉल आती है। वो शुभम को बुलाती हैं और उसको कुछ बताना चाहती थी। शुभम जैसे ही उनके घर पे जाता है, आशु अपने कमरे में सोया था, लेकिन आशु की माँ उसको आशु के पास नहीं जाने देती, पहले खुद बात करती है। वो उसको बताना शुरू करती है कि आशु पिछले कल से उनको परेशान लग रहा था। रात जैसे ही हुई थी डिनर के बाद वो वॉशरूम में नहाने चला गया। अगली सुबह जैसे हुई, सुबह अर्ली मॉर्निंग में वो वॉशरूम में नहाने चला गया। वो समझ नहीं पा रहे कि वो कर क्या रहा है। उन्होंने पूछा तो उसने बताया कि उसको सिर्फ गर्मी लग रही थी इसलिए नहा लिया। लेकिन ऐसे कैसे पॉसिबल है कि सोने से पहले भी नहाना और सोने के बाद भी नहाना, और जहाँ पे उनका घर था वहाँ पे इतनी गर्मी होती भी नहीं थी गर्मियों में। आखिरकार ये मैटर क्या था वो जानना चाहती थी। शुभम को लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं चीज़ें हैं जो कि गलत हो रही हैं। कहीं इस सब का लेना देना उस दरिया वाले इंसिडेंट से तो नहीं था। इसी के चलते शुभम ने ये नहीं बताया कि उन्होंने ड्रिंक की थी। उसने ये बताया कि वो उस दरिया में नहाने गए थे जहाँ पे वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, कुछ गेम्स खेल रहे थे। इसी दौरान शायद इसी वजह से कोई चीज़ हो सकती है जो आशु पे हावी हो गई हो। उसकी माँ को भी यही चीज़ें लगती हैं और इसी के चलते
वो आशु की नज़र उतारती हैं और बाहर झाड़ियों में फेंक देती हैं। उनको लग रहा था चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन शायद बेहतर होने नहीं वाली थी। इस रात भी आशु सोने से पहले नहाने जाता है। उनको लग रहा था सिम्टम्स काफ़ी हद तक सिमिलर ही हैं, लेकिन उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उनको लग रहा था शायद धीरे धीरे चीज़ें खुद से ही बेहतर हो जाएं। लेकिन इसके बाद आशु नहा के आता है और अपने कमरे में सो जाता है। आशु की माँ घर पे होती थी, उसके पिता ज़्यादातर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे। लेकिन इस दौरान आशु की माँ ने नोटिस किया कि रात को जब वो सो रहे थे, आशु के कमरे से खुरचने की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई बेड को खुरच रहा हो, दीवारों को खुरच रहा हो या फिर दरवाजे को खुरच रहा हो अपने नाखून से। उन्होंने जोर जोर से आशु का दरवाज़ा खटखटाया, जिसके बाद ये आवाज़ें इवेंचुअली बंद हो गई। थोड़ी देर बीतती है, आवाज़ें फिर से आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कोई बेड पे जोर जोर से पंचेस कर रहा हो। ये चीज़ें फिर से आशु की माँ को परेशान कर रही थी। उन्होंने फिर से दरवाज़ा खटखटाया, फिर से आवाज़ें बंद हो गई। इसके बाद फॉर्चुनेटली रात भर कुछ हुआ नहीं, लेकिन अगली सुबह अर्ली मॉर्निंग फिर से आशु वॉशरूम नहाने चला गया था। अब ये चीज़ उनको खटक गई थी। उनको लग रहा था जितना सिंपल ये मैटर वो समझ रहे हैं, उतना सिंपल है नहीं है। आशु लग तो रहा है कि आशु ही है, लेकिन असल में ऐसा लग रहा है कि उसको किसी ने पोजेस कर लिया है। उसके अंदर कोई और चीज़ है और वो काफ़ी हद तक परेशान ही रह रहा था। उसकी माँ ये भी परेशान थी कि कहीं इसको एंजाइटी तो नहीं हो रही, वो परेशान तो नहीं है, कहीं खुद को हार्म तो नहीं कर लेगा। इसी के चलते वो फिर से शुभम से कांटेक्ट करती हैं। शुभम और आशु काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे, बचपन से साथ में रहे थे, इसी के चलते एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते थे। शुभम ने बताया आशु ने अपनी ज़िंदगी में इस तरह का कुछ भी नहीं किया था, लेकिन फॉर्चुनेटली सॉल्यूशन के लिए उनको ज़्यादा भागना नहीं पड़ता है। शुभम ने बताया उसके जो अपने ही दादा थे वो इन चीज़ों का इलाज किया करते थे। मतलब हल्का फुल्का किसी पे भूत प्रेत हावी हो जाए, जादू टोना हो जाए, ब्लैक मैजिक हो जाए, तो इन चीज़ों का सॉल्यूशन वो खुद ही कर देते थे अगर छोटा मोटा कुछ हुआ हो। इसी के चलते बिना देरी किए शुभम आशु को और उसकी माँ को अपने साथ लेके जाता है अपने घर। अपने दादा से चीज़ें एक्सप्लेन करता है और उसके बाद उनसे पूछते हैं कि आखिरकार मैटर क्या है। शुभम ने बताया सब के दौरान उसके दादा ने उसको बहुत घूर के देखा, आशु को नहीं शुभम को। जैसे लग रहा था कि उन्होंने सब कुछ देख लिया है, अपना ध्यान लगाया और उनको सब पता चल गया है कि उन्होंने ड्रिंक्स भी करी थी। लेकिन जो उनकी नज़रें थी वो सच तो बता रही थी, लेकिन उन्होंने सच को अपने तक ही रखा, ना बच्चों से बोला और ना ही उनके पेरेंट्स से। चीज़ें शायद अपने तक ही छुपा के रखी। इसके अलावा जो भी इन चीज़ों के सिम्टम्स थे उसके बेस पे उन्होंने उनको कुछ चीज़ें बताई। उन्होंने बताया कि असल में इस पे जल बेताल हावी हो गया है, क्योंकि इसने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं वहाँ पे जिसकी वजह से वो परेशान हुआ है और उसी गुस्से में इस जल बेताल ने इसको पोजेस कर लिया है। इसी के चलते इसका पानी पीने का बहुत मन कर रहा है, खाना खाने का बहुत मन कर रहा है और इसके अलावा नहाने का बहुत मन कर रहा है। मतलब किसी भी तरह से ये पानी के सराउंडिंग ही रहे। अब यहाँ पे एक बात थी, जो आशु की माँ थी उन्होंने शुभम को भी ये नहीं बताया था कि पिछली ही रात उसने बहुत ज़्यादा खाना खाया था और बहुत सारा पानी भी पिया था। लेकिन यहाँ पे शुभम के दादा ने उनको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। वो शॉक्ड थे, लेकिन समझ गए थे कि जो कुछ वो बता रहे हैं असल में सच्चाई वही है। अब वो चाहते थे सोल्यूशन। वो कहते हैं कि कुछ नहीं करना है, मैं चलूँगा साथ में, शाम को मेरे साथ ही आशु को भेजना और शुभम भी चलेगा। दरिया के इसी किनारे जाएंगे, वहाँ पे धूप जलाएंगे, दिया जलाएंगे, सिंदूर फेंकेंगे पानी में और कुछ फूल फेंकेंगे, जिसके बाद जल बेताल से माफ़ी मांगेंगे। यही वो करते हैं। पानी के किनारे शाम को पहुँचते हैं सूरज ढलने के बाद, वहाँ पे ये सारी चीज़ें करते हैं। थोड़ी देर शुभम के जो दादा हैं वो बैठ के कुछ क्रियाएँ करते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान लगाते हैं। उसके बाद वो वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद वो आशु की माँ को कहते हैं कि इसको लगातार डेली अगले 21 दिन कम से कम हनुमान जी की पूजा करवानी है। रोज़ उसको कहना है कि हनुमान चालीसा पढ़े और इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। वैसे काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो गई हैं, लेकिन जो हल्का फुल्का असर रह गया होगा वो भी इससे उतर जाएगा। शुभम ने बताया आशु की माँ ने उसको ये सब कुछ करवाया, ज़बरदस्ती करवाया। आशु का मन नहीं करता था। कभी कभार जब ये चीज़ें किसी पे हावी हो जाती हैं तो उसका ध्यान ही नहीं लगने देती पूजा पाठ की तरफ, भगवान की तरफ। आशु के साथ भी शायद यही हुआ था, लेकिन उसकी माँ ने ज़बरदस्ती उसको ये सारी चीज़ें करवाई। 1-1.5 महीना लगा, लेकिन आशु काफ़ी हद तक बेहतर हो गया था, अपनी सेंसेस में आ गया था। इसके बाद से उन्होंने प्लान कर दिया कि ये जो दरिया का किनारा था, जो आइसोलेटेड सा एरिया था, वहाँ पे वो जाएंगे ही नहीं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे ज़्यादा लोग आते जाते नहीं हैं वो असल में इन्हीं एंटिटीज़ का घर होता है, और अगर वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है
तो उसको उसी तरह की चीजें झेलनी पड़ती हैं जिस तरह की चीजें आशु ने झेली थी। आई नो आप में से काफी सारे लोगों को शायद इससे पहले जल बेताल के बारे में पता भी नहीं था। तो इस तरीके से आशु की जान बचाई गई, पूरे 21 दिन लगे और हनुमान चालीसा के द्वारा सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, बुजुर्ग हमारे जो भी कहते हैं वो सही कहते हैं, तो उनकी बातों को इग्नोर मत करना। तो कहानी कैसी लगी आपको कमेंट कर बताएं। और हाँ, इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप ये पूरी वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।